आइए आज बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्मेकोकाइनेटिक्स वर्ड से पता चलता है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, फार्माकोन और काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग। फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब ड्रग का मूवमेंट कहां पर, बॉडी के अंदर, बॉडी में। तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी है ड्रग मूवमेंट का। इसे समझिए कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में इन मतलब एब्जॉर्ब हुआ, थ्रू मतलब कितने अमाउंट ऑफ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मेटाबॉलिज्म हुआ, और आउट ऑफ बॉडी कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हुआ। इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव स्टडी है ड्रग मूवमेंट का। मतलब ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन इन चार बिंदुओं पर ही टिका हुआ है मुख्य रूप से, जिसे हम ADME भी कह सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, शॉर्ट में कहेंगे ADME। तो एब्जॉर्प्शन जिसमें इन, थ्रू का मतलब मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन, और आउट का मतलब एलिमिनेशन। अब हम एक डायग्राम की मदद से देखते हैं इस चीज को। फार्मेकोकाइनेटिक को जब स्टडी किया जाता है तो सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन, जिसे हमने कहा है कि इन द बॉडी कितना अमाउंट बॉडी के अंदर गया, जिसे हम कहेंगे सिंपली भाषा में कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन में जाना। साइंस की भाषा में कहेंगे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से किसी डोजेस फॉर्म हो गया, कोई भी डोजेस फॉर्म, सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, बहुत तरह के डोजेस फॉर्म में, सपोजिटरीज होंगे। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन में जाना, सबसे पहले कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो गया है, सर्कुलेशन में चला गया, तो ड्रग्स जो होता है फ्री फॉर्म होता है। लेकिन ड्रग, सभी अमाउंट ऑफ ड्रग फ्री फॉर्म में होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो बाउंड हो जाता है किसी प्रोटीन से, और मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड में ही होता है। उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो बाउंड फॉर्म में है वो एक रिजर्वर की तरह काम करता है। जब जरूरत होता है तो उसमें ड्रग रिलीज होता है और उसे कहते हैं फ्री ड्रग। फ्री ड्रग मतलब वो ड्रग जो किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं है, जो ब्लड में फ्रीली मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो दैट इज द फ्री ड्रग। और ये फ्री ड्रग मुख्य रूप से लिवर में जाने के बाद उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बायोलॉजिकल फ्लूइड में ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर का बदल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन होना। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से दो तरीके का हो सकता है, द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर को तोड़ना, बहुत स्ट्रक्चर यदि ड्रग का है तो उसमें से टूटकर 2 या 3 पार्ट्स बनने। और एनाबॉलिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर में कुछ ऐड होना। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो होता है वो फ्री अमाउंट ऑफ ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड करता है और अपने एक्शंस को प्रोड्यूस करता है, और कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग टिश्यू में इंटर करके टिश्यू प्रोटीन से जाके बाइंड करता है और वो रिजर्वर के रूप में होता है। तो ध्यान रखिए जो जो बाउंड प्रोटीन है वो रिजर्वर के रूप में होता है। जैसे हमने प्लाज्मा प्रोटीन है, उस पर कोई ड्रग बाउंड किया तो वो भी रिजर्वर के रूप में है, या टिश्यू में एंटर किया और वहां पे बाउंड फॉर्म में है, वो भी रिजर्व पे है। लेकिन रिसेप्टर पे यदि कोई ड्रग बाउंड करता है तो वो उसका कुछ एक्शन प्रोड्यूस होगा, रिसेप्टर में वो चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद उसका कुछ एक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसे हम करते हैं फार्मेकोडायनेमिक एक्शन ऑफ ड्रग। तो हमने क्या बाउंड किया, यहाँ पे फार्मेकोकाइनेटिक खत्म, और बाउंड करने के बाद जो एक्शन आएगा उसे फार्मेकोडायनेमिक कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। और कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि फ्री फॉर्म में है या बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया है, वो शरीर से बाहर चला जाता है, एलिमिनेशन होता है, दैट इज द एलिमिनेशन प्रोसेस। ये एलिमिनेशन मुख्य रूप से यूरिन, फीसेस, सलाइवा, इसके साथ साथ टीयर जैसे रूट से भी होता है। कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग मिल्क में भी सिक्रीट होता है। इसीलिए जब भी मिल्क में कोई ड्रग सिक्रीट होता है तो हमें उस वक्त फीडिंग ओमेंस मतलब वो महिला जो कि स्तनपान कराती है, उसे इस तरह का ड्रग्स नहीं लेना चाहिए जो कि मिल्क में सिक्रीट होता है और बच्चों में किसी तरीके का एडवर्स इफेक्ट दिखाए। क्योंकि मिल्क का सिक्रीशन होगा, कब होगा,
मुख्य रूप से तभी होता है। और फीडिंग वुमेन्स को इस तरह के ड्रग्स लेने के लिए पाबंदी है या बहुत ही लेस कंसेंट्रेशन में लेते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो उसकी काफी लंबी स्टडी बाद में करते हैं कभी। फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस में कुछ चीज हम देखेंगे। पहला है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इन चीज पे सबसे पहले ध्यान देना कि कौन से रूट से ड्रग्स को हम दे रहे हैं। यदि उसे ओरली दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, इंट्रावेनस दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, ट्रांसडर्मल रूट से दे रहे हैं, टॉपिकल दे रहे हैं, कौन सा रूट है उस पर डिपेंड करता है फार्माकोकाइनेटिक। सपोज करो किसी ड्रग को हमने सीधे इंट्रावेनस में दे दिया है तो सीधे वो ब्लड में चला गया है, तो उसके बायोअवेलेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, लेटेंसी ऑफ वन सेट। दूसरी चीज होती है फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन में कि कितने जल्दी उसका एक्शन प्रोड्यूस होता है। ओरल देंगे थोड़ा स्लो होता है, इंट्रावेनस देंगे थोड़ा जल्दी होगा। और डिपेंड अपॉन द फॉर्मुलेशंस आल्सो कि किस तरह का फॉर्मुलेशंस है। फास्ट रिलीज प्रिपरेशन है कि एक बार में पूरा का पूरा ड्रग रिलीज हो गया, या स्लो रिलीज प्रोलॉन्ग रिलीज प्रिपरेशन है, धीरे धीरे ड्रग का रिलीज हुआ। फिर डोज भी कंसिडरेशन किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक में। डोज का मतलब कि किसी भी डोज को डिसाइड किया जाता है उसके फार्माकोकाइनेटिक्स पे। सपोज करो हमने पहली बार किसी ड्रग को टेस्ट किया है तो उसके फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते कितना ड्रग एब्जॉर्ब होता है, कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेट होता है। फिर हम स्टडी करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए जो कि हमें नीडेड है किसी भी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके हिसाब से ही, इस फार्माकोकाइनेटिक के हिसाब से ही डोज को डिसाइड किया जाता है किसी भी ड्रग का डोज, जैसे 400 mg या 500 mg या 600 mg जो भी ड्रग है डोज का, उसके हिसाब से। टाइम ऑफ पीक एक्शंस, टाइम ऑफ पीक एक्शंस भी फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशंस पे ही डिपेंड्स है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है ये भी फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन पे ही डिपेंड्स है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या हफ्ते में एक बार, जिसका एलिमिनेशन बहुत तेजी से होगा, बॉडी में बहुत कम अमाउंट में रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच की। हमारा बॉडी जो है वो हर एक फ्लूइड, जैसे टीयर का फ्लूइड, सलाइवा का फ्लूइड, मिल्क का, तो हर जगह का फ्लूइड डिफरेंट डिफरेंट है और उसके हिसाब से ही ड्रग का भी चेंजिंग देखने को मिलेगा, इफेक्ट आपको अलग अलग दिखेगा। हम बात करते हैं हमारा ड्रग जो होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्रग, जितने भी ड्रग बनते हैं मोस्टली वह वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से पीएच डिपेंडेंट होते हैं। सपोज करो कि थोड़ा सा भी पीएच एसिडिक या थोड़ा सा पीएच बेसिक होता है तो ड्रग का आयोनाइजेशन हो सकता है। मुख्य रूप से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो आयोनाइज हो जाते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों पीएच पे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पीएच डिपेंडेंट है, ये एक खास तरह के पीएच पे ही आयोनाइज होंगे, दूसरे तरह के पीएच पे आयोनाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंसेस देखा गया है पीएच का कि हमारे ड्रग्स जो है मुख्य रूप से मोस्टली ड्रग वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो हम एक कंसेप्ट देखते हैं पीएच का फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू pKa प्लस log A माइनस अपॉन HA, जिसमें A माइनस और HA जो है A माइनस कहा जाता है आयोनाइज्ड ड्रग। यहाँ देखेंगे कि हमारा ड्रग HA था, सपोज करो HA की जगह पे हम HCl लेते हैं तो H प्लस और Cl ये दो टूटेगा। हमने एसिड को बेस में डाल दिया या बेस को एसिड में डाला तो वो आयोनाइज होते हैं। सिंपल कंसेप्ट हम समझाते हैं कि एसिड को बेस में या बेस को एसिड में डालने से आयोनाइज, अपोजिट पीएच में डालने से आयोनाइज। यदि एसिड में एसिड होगा और सेम पीएच ही होगा तो आयोनाइजेशन की घटना कम घटेगी। तो सपोज करो हमने एक पीएच एक फार्मूला बनाया उसी के हिसाब से pH इक्वल टू pKa प्लस लोगरिथमिक A माइनस मतलब आयोनाइजेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन HA। यहाँ पे log A माइनस HA इक्वल टू 0 होता है और pH इक्वल टू pK, मतलब log A माइनस HA यदि 0 होगा तो pH और pK का वैल्यू दोनों को दोनों बराबर होगा। अब देखते हैं कुछ ड्रग्स जो कि वीक एसिड ड्रग है और वीक बेसिक ड्रग है। वीक एसिड ड्रग में आएगा सोडियम सल्फोडाइजिन, सोडियम फेनोबार्बिटोन्स, पोटेशियम पेनिसिलिन वी, वीक एसिड ड्रग। वीक बेसिक ड्रग्स में आएगा एट्रोपिन सल्फेट, एफेड्रिन HCl हाइड्रोक्लोराइड
और क्लोरोक्विन फॉस्फेट ये वीक बेसिक ड्रग। आप सपोज करेंगे कि स्टोमिक और इंटेस्टाइन ये दो पार्ट हम मान के चलते हैं एंटेरिक सिस्टम का। स्टोमिक काफी एसिडिक पोर्शन है, इंटेस्टाइन जो है थोड़ा सा बेसिक है एज कंपेयर टू स्टोमिक। तो स्टोमिक से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लार्ज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उतना ही पीएच जो है बढ़ता जाएगा। तो एस्पिरिन मुख्य रूप से स्टोमिक से क्यों ऑब्जर्व होता है, प्रश्न आता है, और एट्रोपिन मुख्य रूप से इंटेस्टाइन से क्यों ऑब्जर्व होता है। इसे समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोमिक का पीएच की। स्टोमिक का जो पीएच है वो होता है एसिडिक पीएच। तो देखते हैं स्टोमिक का पीएच कितना है, 1 to 2 माना जाता है, 1 से 2 पीएच होता है स्टोमिक का। हालांकि ये बुक के हिसाब से वेरी भी करेगा, स्टोमिक का रेंज जो है बहुत सारे बुक्स में 1 to 3 भी दिया है, लेकिन मैं एवरेज मान के चलता 1 to 2 जो है स्टोमिक का पीएच है, एसिडिक पीएच मान के चलता। जब एसिडिक पीएच की बात करेंगे तो एस्पिरिन भी एसिडिक ड्रग है और स्टमक भी एसिडिक है, जो कि एस्पिरिन इज अ एसिड जिसका नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन इज अ ब्रांड नेम ऑफ द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये एब्जॉर्ब होता है स्टमक से। आखिर क्यों? स्टमक में हम बात करते हैं, स्टमक का पीएच होता है एसिडिक, एस्पिरिन का भी पीएच एसिडिक है, और एसिड एसिड में नॉन आयोनाइज मतलब आयन में नहीं टूटता है। एसिड को यदि बेस में डाल दिया जाए या बेस को एसिड में डाला गया तब आयोनाइजेशन होगा, मतलब वो आयन में टूटेगा। लेकिन सेम पीएच होने के कारण एसिड को एसिड में डालेंगे तो आयोनाइज नहीं होगा, और जैसे ही वो आयोनाइज नहीं होता है, नॉन आयोनाइज फॉर्म में होता है, तो उसकी लिपिड सोलबिलिटी सबसे अच्छी होती है। उसी कारण से नॉन आयोनाइज फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक से। उसके विपरीत में एट्रोपिन जो है बेसिक ड्रग है, जो मुख्य रूप से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन भी बेसिक होता है पीएच एज कंपेयर टू स्टोमिक। तो ज्यादा बेसिक होने के कारण एट्रोपिन मुख्य रूप से इंटेस्टाइन से ही अब्सॉर्ब होता है, क्योंकि एट्रोपिन भी बेसिक है और इंटेस्टाइन भी कुछ बेसिक आता है। तो आयोनाइजेशन की घटना बहुत कम घटेंगी, सेम जितना पीएच सेम होगा उतना ही आयोनाइजेशन कम से कम होगा। यदि आयोनाइज नहीं होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसमें नहीं बढ़ते, जैसे मान के चला कि हमने HCl माना, तो HCl को आयोनाइजेशन होगा तो H+ और Cl नेगेटिव बनता है। लेकिन एट्रोपिन इंटेस्टाइन से इसलिए ऑब्जर्व होता है कि एट्रोपिन भी बेसिक है, इंटेस्टाइन भी बेसिक है, दोनों बेसिक होने के कारण आयोनाइजेशन नहीं हुआ, ये टूटा नहीं, ना इसमें से कोई पॉजिटिव चार्ज निकला ना इसमें से कोई नेगेटिव चार्ज निकला। इसी कारण से इसकी लिपिड सोलबिलिटी बनी होती है, और ज्यादा लिपिड सोलुबल होगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एस्पिरिन का लिपिड सोलबिलिटी बना होता है क्योंकि एस्पिरिन एसिड है, तो इसकी लिपिड सोलबिलिटी एसिड में ही बनी होगी, जो कि स्टमक में एसिडिटी होती है। और एट्रोपिन चूंकि एक बेसिक ड्रग है, वीक बेसिक ड्रग है, तो इसको नॉन आयोनाइज रखा जा सकता है इंटेस्टाइन में ही ज्यादा, और नॉन आयोनाइज होगा तो वो लिपिड सोलुबल भी होगा। यहाँ भी एस्पिरिन नॉन आयोनाइज है तो लिपिड सोलुबल ज्यादा है। तो लिपिड सोलबिलिटी का मतलब होता है जितना ज्यादा वो नॉन आयोनाइज होगा उतना ज्यादा वो लिपिड सोलबिलिटी बढ़कर आएगा। आयन में टूटने के बाद क्यों होता है, आयन से या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे आयोनाइजेशन के बाद। पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन से जाकर या तो अट्रैक्ट या तो रिपल्स होंगे, डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द मेम्ब्रेन। तो चार्ज पे सपोज करो कि हम पॉजिटिव में रिपल्सन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव पे अट्रैक्शंस होते हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर एक कि आयन ट्रैपिंग में अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे कि सपोज करो कि अनआयोनाइज्ड ड्रग है जिसे हमने कहा HA, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, लेकिन पीएच सडनली यहाँ पर चेंज हो जाता है, दैट इज द पीएच ऑफ द 7। जैसे पीएच 7 हो गया है तो ये अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है आयोनाइज हो जाता है, दैट इज द H+ और A नेगेटिव, इसमें ये कन्वर्ट होता है क्योंकि इसमें आयंस आ गए हैं और इसका पीएच भी अलग है दोनों मेम्ब्रेन के साइड में। कि जैसे आयोनाइज आ जाएंगे या तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होंगे, तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो दोनों केसों में भी वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसकी लिपिड सोलबिलिटी खत्म हो जाती है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन सेम चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शंस, तो या तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपल्स होगा, लेकिन दोनों केस में ये क्रॉस नहीं करेगा।
तो हमें नॉन आयोनाइज फॉर्म मतलब अनआयोनाइज फॉर्म का होना बहुत जरूरी है HF फॉर्म का। तो हम अनआयोनाइज फॉर्म कब होगा, एसिड एसिड में अनआयोनाइज और बेस बेस में अनआयोनाइज, ताकि उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी बनी रहे। एट्रोपिन एक बेसिक ड्रग है, वीक बेसिक ड्रग है, और एस्पिरिन एक वीक एसिडिक ड्रग है। तो एसिड एसिड में नॉन आयोनाइज होता है या अनआयोनाइज होता है, और बेस बेस में अनआयोनाइज होता है। आइए अब देखते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड और उसके पीएच। स्टमक का पीएच होता है 1 से 2। उसी तरीके से अपर इंटेस्टाइन उसका पीएच होता है 3 से 6। लार्ज इंटेस्टाइन उसका पीएच होता है 7.9 से 8। रेक्टम उसका पीएच होता है 7.5 से 8। वजाइनल फ्लूइड उसका पीएच होता है 4 to 5। नेसल सिक्रेशन उसका पीएच होता है 5.5 से 6.5। टिश्यूज फ्लूइड का 7 होता है, ब्लड का 7.4, फेटल प्लाज्मा का 7 से 7.2, मदर प्लाज्मा का 7.4, मिल्क का 7, हालांकि एवरेज दिया गया 6.4 से 7.6, स्लाइवा का 6, प्लूरल फ्लूइड या पल्मोनरी फ्लूइड का होता है 7.6 और लैक्रिमल फ्लूइड का होता है 7.4। तो हमें ये सब पीएच क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं आयन ट्रैप्स। नाम से पता होता है कि आयंस को ट्रैप किया गया है। आयंस का मतलब हो गया कोई भी कैटायंस या कोई भी एनायंस। तो इसमें हमने एक स्ट्रक्चर देखे हैं, यहाँ पे एक आयन ट्रैपिंग को हम समझेंगे फिर से इसी फिगर के माध्यम से। सपोज करो हमने स्टमक में लिया और स्टमक में म्यूकस का लेयर भी कहीं कहीं मेम्ब्रेन के आपके साइड में दिखाई देता है स्टमक में। ये सब जो स्टमक है, स्टमक का ल्यूमेन है, उसका पीएच 2 बताया गया है। एक अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है, क्योंकि इसमें लिपिड सोल्युबिलिटी बनी हुई है, ये आयंस में नहीं कन्वर्ट हुआ है, इसी कारण से ये अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है जिसे हमने HA कहा है, वो मेम्ब्रेन से को क्रॉस करता है। मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट होता है। वो आयंस होगा H+ और A-। ये दो तरह के आयंस होंगे। पहला है H+ और A-, क्योंकि पीएच चेंज हो गया। सपोज करो ये ड्रग एसिडिक ड्रग था, बेसिक पीएच में चला गया, और यहाँ पे एसिडिक ड्रग, तो एसिडिक ड्रग एसिड में अनआयोनाइज होता है और बेसिक ड्रग बेसिक में अनआयोनाइज होता है। इस केस में देखेंगे कि एस्पिरिन नामक या एसिटाइल सैलिसिलिक भी एसिड कहते हैं एस्पिरिन को ही, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये अनआयोनाइज फॉर्म जो है वो आयंस में कन्वर्ट होता है, जिसको H+ और A- में दिखाया गया। जैसे ही ये आयंस में कन्वर्ट होगा तब इसकी लिपिड सोल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पीएच है 7 और ड्रग है एसिडिक। मतलब एसिडिक ड्रग बेसिक में पीएच में अपोजिट पीएच में, एसिडिक के लिए अपोजिट पीएच हो गया बेस, और बेस के लिए अपोजिट पीएच हो गया एसिडिक। तो एसिडिक जो है वो अपने अपोजिट पीएच या बेसिक पीएच पर आयोनाइज हो गया, और उस कारण से उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी चली जाती है। तो ये क्या हुआ, ये आयंस में जैसे कन्वर्ट हुआ, या तो इसमें अट्रैक्ट होगा या फिर रिपल्स होगा, डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द मेम्ब्रेन। सेम चार्ज रिपल्सन, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन। तो ये आयंस जो है वो ट्रैप हो गया इसी में, ये ना तो वापस जा पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा। इसकी इस साइड में भी कोई मेम्ब्रेन होगा, इसे कहते हैं आयन ट्रैपिंग, आयन का फंस जाना। आयंस क्यों फटा, क्योंकि मेम्ब्रेन में दोनों साइड में पीएच का डिफरेंसेस था। तो एक हमने एग्जांपल्स दिया गया एस्पिरिन का। एस्पिरिन नामक एक ड्रग है जो से हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये एक वीक एसिडिक ड्रग है, और जैसे ही गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्रॉस करता है तो ये आयोनाइज हो जाता है, जैसे pH7 को, और वो आयोनाइज होने के बाद आयंस में कन्वर्ट होता है। और हम जानते हैं कि आयंस काफी रिएक्टिव होते हैं। ये ट्रैप हो गया है, फंस चुका है, निकल नहीं पा रहा, तो ये आयंस क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, जिसके कारण अल्सर देखा जाता है। तो एस्पिरिन को यदि हम रेगुलर यूज करते हैं तो एस्पिरिन से अल्सर होने की संभावनाएं भी बनती है। हालांकि अल्सर होने के कुछ और भी कारण है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को अफेक्ट करना वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा विश्राम लेते हैं।